नमस्कार, NSA 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में आपका अपना दिव्य गौड़। देश में बजट की बात चल रही थी, बजट आने वाला है, बजट आएगा, बजट कैसा आएगा और क्या कुछ खास होगा बजट में। ऐसी तमाम कयासें और तमाम तरह की बातें और अटकलें पिछले कई दिनों से चल रही थी कि आखिरकार इस बजट में ऐसा क्या खास होगा जिससे आम जनता को, आम जन को राहत मिलेगी। लेकिन आज फाइनली बजट भी आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नवा अपना बजट पेश किया और इस बजट की सबसे खास बात ये भी रही आज कि ये बजट रविवार को पेश हुआ है। हाँ, आपको बता दें कि आज से पहले कोई भी बजट रविवार को पेश नहीं हुआ था, जो कि आज हुआ है और ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट पेश की कड़ी में अहम माना जाता है। क्या कुछ खास है बजट में, क्या कुछ खास आया, क्या कुछ खास दिया और किस तरीके से हम 2047 के विकसित भारत के एक प्रोग्राम को, एक संकल्प को कैसे कवर कर पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे या किस तरीके से उस तक हम जा पाएंगे। इन सभी तमाम सवालों और जवाबों के साथ में हम अपने साथ में आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्टों के साथ में, जो आर्थिक विश्लेषक भी हैं, CA भी हैं, और उन्हीं से जानेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ खास इस बजट में दिया गया और एक विश्लेषण देखेंगे कि क्या कुछ उनके अनुभव और उनके हिसाब से वो क्या चीज़ ऐसी लगती है कि जो चीज़ होनी चाहिए थी और क्या कुछ छूट गया जो हम अगले साल के लिए सोच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं अपने स्टूडियो में, हमारे साथ में आर्थिक विश्लेषक हैं पारस जैन साहब और हमारे साथ में CA हैं राजकुमार शर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज की जो हम बजट पे जो एक ख़ास पेशकश जिस तरीके से हम चलाएंगे आज, तो इस पर जो बातचीत करेंगे उसमें आप दोनों गेस्टों का बहुत बहुत स्वागत है NSA 9 न्यूज़ में। पारस जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपका जो फील्ड है वो CA और आर्थिक विश्लेषक का माना जाता है। दिन भर आप इन्हीं सब चीज़ों में रहते हैं कि क्या कुछ खाया और क्या कुछ पिया और क्या कुछ आया और क्या कुछ गया। खाता बही और खाते का हिसाब आपके पास में, और आपसे ज़्यादा बेहतर कोई रख नहीं सकता। तो बेसिकली क्या मान के चलते हैं कि इस बजट को अगर हम देखते हैं तो क्या कुछ खास है, क्या ओवरऑल क्या मान के चलें बजट में? देखिए, ओवरऑल बजट जो आया है वो एक विकसित भारत की सोच के साथ आया है। उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक विकसित भारत को आगे लेके जाने के लिए हमारे वित्त मंत्री महोदया ने कुछ बजट्स बनाए हैं। MSME सेक्टर के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का एक अलग से फ़ंड डेवलप किया जो हमारे लघु उद्योग इकाइयों को और इनको प्रमोट करेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की है जिससे बाहर से कुछ इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ आएँ और हमारे यहाँ IT सेक्टर्स का जो टैलेंट बाहर जा रहा है वो यहीं रहे और उसकी ग्रोथ जो इंडिया को मिलनी चाहिए वो इंडिया को ही मिले। अभी तक हमारा टैलेंट बाहर जा रहा था और वो सब चीज़ें हो रही थी ऐसी, और उन्होंने एग्रीकल्चर में भी अपने फंड्स को काफ़ी अच्छी तरीके से प्लान किया है। तो ओवरऑल विकसित भारत की दिशा के अंदर तो अच्छा बजट है। तो ये अच्छी सोच के साथ एक अच्छा बजट आया है। कुछ हाँ वैसी रिलीफ्स नहीं है जिससे आम आदमी प्रत्यक्ष रूप से किसी तरीके का लाभान्वित हो रहा हो, पर फिर भी बजट अच्छा है और ओवरऑल इसका रिस्पॉन्स आएगा। राजकुमार जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को? सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब 3 महीने पहले GST के अंदर भी काफ़ी रिफॉर्म्स हुए थे सितंबर के मंथ के अंदर, और काफ़ी सारी जो आइटम्स हैं उन पे GST की रेट को कम किया गया था। तो बहुत ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं थी इस बजट से कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आने वाला है। और वैसा ही रहा जैसे कि पहले लास्ट ईयर का जो बजट था उसमें ओवरऑल एक्सपेंडिचर अगर बात करें तो 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ था लास्ट ईयर के बजट में जो इन्होंने बजट बनाया था। इस बार कहीं ना कहीं 3 लाख करोड़ एक्स्ट्रा इन्होंने किया है, जो कि टाइम और साल के हिसाब से एडिशन ही बनता है। तो कोई बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं है उसके अंदर जो पूरी बजट है। इसके साथ साथ जो अपना फिस्कल डेफिसिट रहता है, मतलब आपकी जो आय है वो और उसमें से जो एक्सपेंडिचर है उनका जो डिफरेंस है, एक्सपेंडिचर हमेशा एक्स्ट्रा ही होते हैं, उसकी वजह से हमने हमारे को लोन के थ्रू अपन उनको पूरा करते हैं।
तो वो 17 लाख करोड़ के आसपास है। तो उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने में सक्षम रही है सरकार, क्योंकि पहले की सरकारों में ये फिस्कल डेफिसिट है वो उसका डिफरेंस काफ़ी बढ़ता जाता, जिसकी वजह से देश के ऊपर लोन की निर्भरता काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। तो कहीं ना कहीं उसको मेंटेन करने में मैं कहूँगा कि ये सरकार पारा जी, कामयाब जिस जरूर हुई। तरीके से आम बजट होता है, लोग इसको बोला भी आम ही बजट जाता है, क्योंकि वो भारत की आवाम और भारत की आम जनता के लिए भी माना जाता है, जिसमें सभी लोग होते हैं, गरीब होते हैं, नौकरी पेशा होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, हर तरह के व्यापार करने वाले लोग होते हैं। तो किस तरीके से हम क्या इसको मान के चलें कि ये क्या एक हमने, क्योंकि टैक्स में बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, आपके टैक्सेशन का पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं है, इधर से आपने सैलरी इनकम टैक्स को लेकर है को बहुत ज़्यादा कुछ बातें चीज़ नहीं की है। आम जनता को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि हमें इस बजट से बहुत ज़्यादा कुछ सस्ता मिलेगा। जिस तरीके से ट्रेड वॉर चल रहा है, हम चाइना हम अमेरिका के साथ में जिस तरीके से हम एक ट्रेड वॉर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बजट से उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं उस बजट के साथ में हमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत बड़ी एक बहुत कॉमन सी समस्या है महंगाई, लेकिन हर सरकार सोचती है कि इस महंगाई को हम कवर करेंगे, हम इसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन हर साल वो भारत का वो आम जन हर पूरे 364 दिन के लिए इस आस में रहता है कि इस बजट से ज़्यादा मुझे अगले बजट में भारत सरकार रियायत देगी, सहायता देगी, और कहीं ना कहीं मेरे भी आर्थिक उत्थान का रास्ता खुलेगा। पेट्रोल की कीमत मानना की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा उसमें कम नहीं किया गया है। हम अगर आईटी क्षेत्र की बात करें, जिस तरीके से कंप्यूटर्स के काम जो पार्ट्स के दाम बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में हम सोना चांदी या इस तरह की बात करें तो वो बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बजट ओवरऑल देखा जाए तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है दिव्य जी। अगर हम देखेंगे इस बजट के अंदर इनकम टैक्स रिफॉर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स रिफॉर्म में एक हमारे 1961 से चलते हुए आ रहे कानून को उन्होंने इस बार रिप्लेस किया। हमारा जो नया कानून हमने बनाया इनकम टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स कोड, उसको इम्प्लीमेंटेशन अब हमारे यहाँ होगी 1 अप्रैल 26 से। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो पिछले कई सालों से नहीं हो पाया, वो अब हो रहा है। साथ ही रिफॉर्म्स में आय की छूट सीमा बढ़ाना या अपनी इनकम को सेव करते हुए आगे चलना, उसके ऊपर हाँ इस बार बजट में कुछ नहीं आया, तो वो उम्मीद लोगों के अंदर थी भी। लेकिन पिछला बजट अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर काफ़ी हद तक उन सब चीज़ों को कवर कर लिया है। तो अभी महंगाई दर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो वो इनकम स्लैब्स वगैरह सब उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने पिछले वाले में ही कर लिए थे, तो इस बार देने के लिए गवर्नमेंट के पास ज़्यादा कुछ था नहीं। तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं। इनकम रही बात, आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर्स के लिए और इनके लिए, तो आईटी सेक्टर्स में जो ये अभी इन्फ्लेशन चल रहा है ओवरऑल ग्लोबल वॉर्स की वजह से कहें या कैसे भी, तो उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ ड्यूटीज़ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें थी, जो कि अभी राजकुमार जी ने भी बताया कि जीएसटी रिफॉर्म्स अभी गवर्नमेंट लेके आई थी नवंबर में, मिड ऑफ द ईयर गवर्नमेंट एक रिफॉर्म्स लाई थी, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर ड्यूटीज़ को कम किया ताकि इंटरनेशनल ट्रेड वॉर्स की सिचुएशन में इंडिया सस्टेन कर सके। तो गवर्नमेंट बीच बीच में ऐसी चीज़ें लेके आती रहती है जिससे कि वो रिफॉर्म्स आपको स्टैंड कर दें इंटरनेशनल मार्केट्स में। अभी भी अगर हम देखें तो ट्रेड वॉर्स की सिचुएशंस के अंदर गवर्नमेंट ने जहाँ टैरिफ्स और ये सब चीज़ें हो रही थी, अभी लेटेस्ट में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईयू डील साइन की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि के अंदर गिना जाएगा, जिससे कि हमारे निर्यात को और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आने वाले समय में वो सब चीज़ें दिखने लगेगी। बजट आम आदमी का है तो आम आदमी के अनुरूप होना चाहिए था, वैसा सब कुछ हम मानते हैं। जहाँ चीज़ें उनको सस्ती करनी थी वो पहले ही कर चुके। इस वाले बजट में देने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो ज़्यादा कुछ दे भी नहीं पाए। डायरेक्ट टैक्स कोड का इम्प्लीमेंटेशन है। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी कंप्लाइंस स्ट्रक्चर को ईज़ करते हुए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए उन्होंने इस बार बहुत सारे प्रावधान किए, जिनसे कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन को बिज़नेस करने में काफ़ी चीज़ों में सहूलियत और सुविधाएँ मिलेंगी। रिटर्न्स फाइलिंग की डेट्स हैं आपकी, ये सब चीज़ों के एक्सटेंशन है। ट्रस्ट के एक्ट्स को, जो ट्रस्ट का भी एक्ट है उसके अंदर थोड़ा लिबरलाइजेशन हुआ। आपका पेनल्टीज़ के अंदर कुछ उन्होंने रिलैक्सेशंस दिया है। तो ये सब चीज़ें दिखाती है कि गवर्नमेंट भी सब चीज़ों को संजीदगी से लेते हुए आगे बढ़ रही है और वो अपना काम कर रही है।
अब बजट के अंदर सब चीज़ों को सबको खुश तो किया नहीं जा सकता, फिर भी जितना उन्होंने करना था बहुत अच्छे से किया। अभी जैसे राजकुमार जी ने बताया कि हमारा डेफिशिएट लेवल जो है वो उन्होंने मेंटेन ही करके रखा हुआ है, उसको ना तो बढ़ने दिया जा रहा है ना उसको आगे जाना है। इन्फ्लेशन तो वक्त के हिसाब से बढ़ ही रहा है। गोल्ड और सिल्वर की प्राइस की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर की प्राइस खाली इस बजट से तो रेगुलेट हो नहीं सकती, उनको तो रेगुलेट करने वाली कुछ और ही एजेंसीज़ हैं जो उनके ऊपर काम कर रही हैं। तो गवर्नमेंट उसके अंदर ज़्यादा कुछ अपना इंटरवेंशन कर भी नहीं पा रही जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे है। फिर भी अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने जो स्ट्रक्चर किया उस स्ट्रक्चर की वजह से ही अभी 2-3 दिन के अंदर जो करेक्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से हम यूथ को हमने दावा तो कर दिया कि ठीक है 2030 तक हमारे पास में 10,000 यूथ का एम्प्लॉयमेंट है, या हम जो हमारा जो प्रतिभा है जो बाहर जा रहा है उसको हम रोकने की कोशिश कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की शुरुआत तो पहले भी हो चुकी थी ना पारस जी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं अमेरिका ने बीच में, आपको ध्यान होगा कि उसने कह दिया था कि साहब इंडियंस जो हैं या जो नॉन अमेरिकन हैं वो देश छोड़ें, और कुछ तरीके से भेजे भी गए थे। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत तो वैसे भी हो चुकी थी, इसमें नया क्या किया है? नए के अंदर आप देखिए कि अब अगर कोई भी फॉरेन आईटी सेक्टर्स बेस्ड कंपनीज़ हैं, अगर वो हमारे यहाँ आके इंडिया में अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करती हैं तो उनको एक टैक्स हेवन दिया गया है। इंडिया में उनकी इनकम जो है वो टैक्स फ्री होगी टिल 2047। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि हमारा जो यूथ आईटी सेक्टर को लेके नोएडा मतलब अपने यूएसए या कहीं भी जा रहा था ट्रम्प्स की कंट्रीज़ में या कहीं भी, वो अब इंडिया में ही रहेगा। और वो टैलेंट इंडिया से बाहर क्यों जाएगा जब वो कंपनीज़ जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ की वो यहीं अपना बिजनेस स्टेबल करेंगी, गवर्नमेंट उनको सारी सुविधाएं मुहैया कराएगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ना ही है। बिल्कुल, बात तो आपकी सही है, लेकिन जिस तरीके से हम अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट के साथ में हम एजुकेशन की बात करें, जिस तरीके से घोषणाएं की हैं या जिस तरीके से वो कुछ बातें और ऐसी कह दी हैं कि जिनको योजनाएं तो बहुत अच्छी कह दी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है उनको अमली जामा पहनाने में टाइम नहीं लगेगा? या आप ये दावा कर सकते हैं एज ए सीए या एज ए आर्थिक विश्लेषक की जो इन्होंने बात कही है वो सारी की सारी बातें नेक्स्ट 2 से 3 महीने में ग्राउंड रियलिटी से पे आ जाएंगी? क्योंकि पहले की भी कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज तक सिर्फ कागजों में घूम रही हैं, आम जन को, आम भारत के आम नागरिक को आज भी उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। वो आज भी बैंकों के चक्कर काटता है, उसको लोन नहीं मिल पाता है। वो कहीं ना कहीं अपने लोन के लिए सुविधाओं के लिए जो सरकार की तरफ से बजट में पेश कर दी गई थी, आज भी उसको साल भर बाद में भी उसकी फाइल सेंक्शन नहीं होती है। ऐसे कई तमाम तरह के उदाहरण हैं। जब बजट को हम शुरू करते हैं तो बजट बोलने में, दिखने में, सोचने में और समझने में अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी ज़मीनी हकीकत के पास जब हम जाते हैं तब कहीं ना वो हमें इस स्थिति से इतर दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दूसरा सवाल मेरा ऐसा आपसे ये भी है एज ए आर्थिक विश्लेषक कि हमारी बात शुरू हुई थी 2047 के विकसित भारत के मिशन के साथ में। तो जो बीजेपी सरकार का जो मिशन है या जो मोदी सरकार ने कह रखा है कि हम 2047 तक भारत को विश्व की अच्छी शक्तियों में, विश्व गुरु में या अच्छे पायदान पे हम लेके आ जाएंगे, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। जैसे कि आयुर्वेद को इन्होंने प्रमोट करने के लिए कहा है कि हम आयुर्वेद को प्रमोट करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से योजना बनाने के बाद में अगर वो धरातल पे पूरी तरीके से नहीं होगी तो 2047 के मिशन और विजन को क्या हम टच कर पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दिव्य जी कि अगर किसी भी पॉलिसी को बनाने से ही सब चीज़ें हैं तो अब तक पता नहीं हमारा भारत कहाँ होता। चीज़ें बनती हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली अभी तक जैसी स्पीड से होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बजट बनाया 1 साल के लिए, 1 साल में उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो पाना, इसको लेके थोड़ा सा हमेशा से ही डाउट चलता हुआ है। पहले भी कई पॉलिसीज़ बनी जो अभी तक हमारे पास एग्जीक्यूशन लेवल पे आ ही नहीं पाई हैं। उनको एग्जीक्यूट होना चाहिए वक्त के हिसाब से। उनका अगर नहीं होना है तो फिर विकास की दर जैसी हम सोचते हैं वैसी नहीं आ पाती। और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि उन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को ऐसा ही रखना चाहिए अपना मॉडल कि जब कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन को गवर्नमेंट को बहुत स्टैंडर्ड तरीके से एक टाइम फ्रेम के साथ में लागू करना है। और लागू करते ही उसको ऐसा बनाना है कि उसके ईजीएस्ट प्रोसेस हो। हाँ, लोन के लिए आप कह रहे हैं कि भाई लोन नहीं होता है, 1 साल तक आदमी चक्कर काटता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है आज की सिचुएशन में। अगर आपकी क्रेडिटेबिलिटी और स्कोर्स ठीक हैं तो
फाइनेंस सेक्टर के अंदर तो एक ज़बरदस्त तेज़ी आई हुई है अभी के सिचुएशन के अंदर। गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एमएसएमई का फंड दिया। आप शायद प्राइवेट बैंकों की बात कर रहे हो जहाँ पे वो नहीं। जो एग्जीक्यूटिव घूमते हैं और वो कहते हैं कि सब लोन नहीं, ऐसा नहीं मैं है। उन स्कीम्स की बात कर रहा हूँ जो सरकार की गवर्नमेंट तरफ से बेस दी स्कीम जाती है, और उस स्कीम को लेकर वो एक आदमी वो फाइल बनाता है और उस फाइलों को बना लेकर गवर्नमेंट जो ऑफिस है उनके चक्कर काटता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाने वाला तो काम ही खत्म हो गया दिव्य जी। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही हैं, जहाँ पे हर एप्लीकेशन को आपको ऑनलाइन ही फाइल करना है, उसकी मॉनिटरिंग ऑनलाइन हो रही है। अगर किसी की ऐसी कोई कंप्लेंट रहती है तो वो अपनी कई प्लेटफॉर्म्स गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किए हैं जिन पे अपनी कंप्लेंट्स फाइल करता है और उसको उसका रिजोल्यूशन भी मिल रहा है। राजकुमार जी, Nationalized आपका banks क्या में भी कहना है। है इन सब चीज़ों बातों पे? जी सर, डेफिनेटली जैसा सर ने कहा कि जो स्कीम्स है वो धरातल पे आ ही रही है, और इसके लिए मैं खुद भी जैसे सब्सिडीज़ वगैरह का काम करता हूँ, तो उसके अंदर जो भी अगर डिजर्विंग अगर एमएसएमई है और वो अच्छा काम कर रहा है, पढ़ा लिखा युवा है और उसको काम करना आता है, तो डेफिनेटली उसके लिए बैंक के दरवाजे भी खुले हैं। और आपके लिए जो सरकारी स्कीम्स है सारी सब्सिडीज़ की, उद्योग भवन जैसे जयपुर में है अपने यहाँ पे, तो वो भी लगातार टाइम पे शिविर भी आयोजित करता है और लोगों को एनकरेज करता है कि आप कौन कौन सी सब्सिडीज़ का फ़ायदा किस प्रकार से ले सकते हैं। उन्होंने बाकायदा जो हेल्प के लिए मैं हेल्प काउंटर भी है, वहाँ से आप उनकी मदद लेके उनसे ही ऑनलाइन फॉर्म भी वहाँ से फिल करने की सुविधा भी दी हुई है। तो बिल्कुल डेफिनेटली सरकार इस दिशा में तो काम कर रही है। और जैसा कि भारत देश है, एक युवाओं का देश है। अभी जैसे पहले जापान और अमेरिका कभी युवा था, तो उन्होंने उस टाइम पे अच्छी डेवलपमेंट की है। अब आने वाले 10-20 साल इंडिया एक यूथ देश है। या आपकी पॉलिसी उस यूथ को एक फैसिलिटेट करेगी, साथ में उनको एक हैंड होल्डिंग देगी बेसिकली। तो इसके अगर इस तरह की हैंड होल्डिंग मिलती रहेगी यूथ को, तो जो विकसित होने का जो अपना एक सपना है वो टाइम से पहले पूरा हो सकता है। लेकिन अगर हैंड होल्डिंग उस तरह की नहीं मिलती है तो एक चैलेंज मिलेगा। उस केस में भी आपको मैं बता दूं कि विकसित भारत की तरफ तो अपन बढ़ रहे हैं, इसमें कोई मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि जो भारत का जो युवा है वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी मेहनती है, और उस प्रकार से वो विकसित भारत की तरफ डेफिनेटली जाएगा। सरकार को उस तरह की अपनी एजुकेशन पॉलिसी में और जो स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ है उनमें थोड़ा सा और फोकस करने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा एजुकेशन और किस तरह से अपन ठीक कर सकते हैं। जैसे एआई का ज़माना भी चल रहा है, तो एआई का एक अलग से मिनिस्ट्री, जैसे हमारी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने एक एआई की अलग से कमेटी बना दी। तो इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी एक अलग से कमेटी अगर वो बना सके एआई को देखते हो, क्योंकि एआई से काफ़ी स्पीड से सब कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। जिस हम स्टूडियो में बैठे हैं उस स्टूडियो में भी हो सकता है काफ़ी चीज़ें एआई की मदद से इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे टेक्स्ट फील्ड के अंदर भी काफ़ी चीज़ें एआई की मदद से हो चुकी हैं। तो इस तरह का जो एजुकेशन है शिक्षा के अंदर, जैसे मेरे 3 साल की गुड़िया है और 5 साल का बेटा है, तो वो अभी से एआई को इम्प्लीमेंट करना सीख रहे हैं, उनके स्कूल में उस तरह से सिखाया जा रहा है। तो इस तरह का जो करिकुलम है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, ताकि एक गरीब का बच्चा भी एआई से अपने आप को इम्प्लीमेंट, अपने आप को कैपेबल बनाते हुए, और पूरा देश अगर साथ में मेहनत करेगा, बच्चे भी जो हाउस वाइफ है जैसे आज की डेट में, तो वो भी अगर उन चीज़ों को सीख के और किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूशन करती है अगर हमारी इकोनॉमी में, तो डेफिनेटली सर हम 2047 से पहले हम विकसित देश की तरफ। भारत जी, आपको क्या लगता है इसमें क्या कुछ और ऐड ऑन होना चाहिए था, या जो रह गया, या जो बच गया, या जो क्या हो गया? किसमें, मतलब राजकुमार जी की बात? नहीं, हम ओवरऑल बजट की बात ही कर रहे हैं। राजकुमार जी थोड़ा सा एआई और टेक्नोलॉजी पे चले गए थे, लेकिन ये बेसिकली जब हम बजट की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल बजट है, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ें आ रही थी। लेकिन हम किसी एक की बात के, हम किसी एक बिंदु पे या किसी एक टॉपिक पे बात कर लेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरा टॉपिक रह जाएगा। बेसिकली हम बात ओवरऑल बजट पे कर रहे हैं, बाद में इसके विश्लेषण बाद में भी किए जाएंगे। अभी तो जब बजट आए हुए अभी 2 घंटे 3 घंटे ही हुए हैं, अभी इसकी बहुत से इनसाइड्स बुलेट पॉइंट्स आएंगे, कई तरह की बातें आएंगी जो चीज़ रह जाएंगी, फिर इसका विश्लेषण और भी गहनता से करेंगे, और हम अपने स्टूडियो में हमारे गेस्टों के साथ में फिर दोबारा बैठेंगे और बताएंगे कि इसमें और क्या क्या कुछ रह गया। लेकिन अगर हम ऐसे बातचीत करें ओवरऑल कि क्या कुछ रह गया अभी
कि जो सम्मिलित होना चाहिए था, या जो प्रपोज था लोग सोच रहे थे कि हाँ अभी होना चाहिए? देखिए, लोगों को अभी जैसा लग रहा था कि ये रेगुलरली अभी जो एक तो ओवरऑल वर्ल्ड सिचुएशंस चल रही है अभी, कि वर्ल्ड के अंदर वॉर सिचुएशंस बनी हुई है कुछ कंट्रीज़ का, उसका इम्पैक्ट हमें भी देखने को मिल रहा है। और उनके अलावा जैसे एक टैरिफ को एक भूत की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है काफ़ी लंबे समय से, और वो वास्तव में बहुत डरावना सच भी है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते कि उससे हमारा बिजनेस तो इम्पैक्ट हुआ ही है। हालांकि गवर्नमेंट उन सब चीज़ों से बाहर आने के लिए काम कर रही है, रेगुलरली एफर्ट्स कर रही है, पर हाँ अभी बिजनेसमैन्स को ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी कि कुछ गवर्नमेंट ऐसी रियायत दे सकती है एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ में, कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को और रैशनलाइज किया जाए जिससे कि हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट बढ़े, साथ ही हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़े। इसको लेकर के गवर्नमेंट ने कुछ अच्छी और प्लान बनाने थे जिनकी एक्सपेक्टेशन थी इस बजट में आने के लिए, वो नहीं आई है। आम आदमी को तो बहुत सारी चीज़ों की उम्मीद थी सर। अब अगर हम आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आम आदमी के लिए इस गवर्नमेंट ने इस वाले बजट में ऐसा कुछ विश्लेषण करके नहीं दिया जिससे कि सीधा सीधा इम्पैक्ट या सीधा सीधा डायरेक्ट बेनिफिट उन्हें दिख रहा हो। फिर भी उन्होंने चिकित्सा के लिए अलग से बजट प्लान किया है, जो चिकित्सा के लिए उन्होंने फ़ंड बनाया है, एजुकेशन के लिए अलग से फ़ंड बनाया है। इवन दो एग्रीकल्चर के लिए आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में किसान क्रेडिट कार्ड्स की उन्होंने बेसिक लिमिट्स को पहले 2 या 3 लाख थी, उसको अभी बढ़ा के 5 लाख तक इंक्रीज़ किया ताकि किसान को भी उसका डायरेक्ट बेनिफिट पास ऑन हो। जब तक हम एग्रीकल्चर की सोचेंगे ही नहीं तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सब सही कहा पारस जी आपने। हम इस बजट पे चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन हम उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद में हम दोबारा जुड़ेंगे तो बजट पे दोबारा से विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।